हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक वर्ल्ड 2.0। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा का नॉवेल बीवी का नशा का तीसरा भाग। टाइप किए हुए कागज़ों को संजय ने कई बार पढ़ा। हर बार उसे लगा कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो त्रिवेंद्रम को उस तक ला सके। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद कागज़ दराज में रखे। उस वक्त रात के 12 बजे थे जब ऑफिस को लॉक करके अपने बेडरूम में पहुंचा, और वहां कदम रखते ही एक बात उसकी समस्त कल्पनाओं के विपरीत हो गई। अभी तक जाग रही किरण ने पूछा, क्या संध्या के रिवॉल्वर का साइलेंसर तुम्हारे पास है? क्या मतलब? संजय हकला गया। उसका फोन आया था, दराज से साइलेंसर गायब है। किरण कहती चली गई, संभावना व्यक्त कर रही थी कि बातों बातों में शायद भूलवश जीजा जी ने अपनी जेब में डाल लिया हो। संजय तुरंत कोई जवाब न दे सका। दरअसल वह निश्चय नहीं कर पाया कि क्या जवाब दे। दिलो दिमाग पर एक अजीब सी घबराहट काबिज हो रही। चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी थीं। उसकी हालत से अनभिज्ञ किरण कहती चली गई, मैंने कह दिया कि तुम लिख रहे हो, अतः डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, मगर मगर संध्या साइलेंसर के लिए बहुत चिंतित थी। कह रही थी कि जैसे ही लिखकर उठो मैं तुमसे पूछूं और जो भी जवाब हो फ़ोन पर उसे बताऊं। संजय को लगा कि झूठ बोलने से गड़बड़ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अतः बोला, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता था। लेखन कक्ष में जब किसी चीज़ की तलाश में जेब में हाथ डाला तो ये देखकर दंग रह गया कि उसमें संध्या के रिवॉल्वर का साइलेंसर पड़ा हुआ था। उस वक्त बात ही कुछ ऐसी हो रही थी कि बेध्यानी में मैंने जेब में डाल लिया होगा। थैंक्स गॉड। किरण ने ठंडी सांस खींची। उसे बता देना चाहिए कि साइलेंसर हमारे पास है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि उसे तब तक नींद नहीं आएगी जब तक जान ना लेगी कि साइलेंसर सुरक्षित है। ठीक है, तुम खाना गर्म करो, मैं उसे बता देता हूँ। किरण किचन में चली गई। संजय ने संध्या के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से फ़ोन तुरंत उठा लिया गया। संध्या ही थी। संजय ने बताया कि साइलेंसर बेध्यानी में उसके साथ आ गया है। संध्या ने राहत की सांस ली। जब उसने ये कहा कि कल सुबह साइलेंसर पहुंचा देगा तो संध्या ने कहा, नहीं नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस ये सोचकर चिंतित हो उठी थी कि आखिर चला कहाँ गया। आराम से पहुंचा देना। संजय ने पूछा, आप कल सुबह अलका से मिल रही हैं ना? हाँ, भगवान आपको कामयाबी दे। कहने के बाद उसने संबंध विच्छेद कर दिया। खाने के दरमियान जब किरण ने पूछा कि संध्या से क्या बातें हुई तो उसने कहा, सुबह को उठते ही सबसे पहले साइलेंसर उसके पास पहुंचाना है। इसके बाद जाने क्या क्या बातें होती रहीं। 11:30 बजे तक किरण सो गई, परंतु संजय की आंखों में नींद का नामो निशान न था। आखिर एक बात ऐसी हो ही गई जिसकी वह कल्पना नहीं कर पाया था। वक्त से पहले संध्या को पता लग गया कि उसका साइलेंसर गायब है, और ये बात किरण की नॉलेज में भी आ गई कि साइलेंसर उसके पास है। संजय ये सोच रहा था कि आगे चलकर इस छोटी सी घटना के क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। साइलेंसर वाला मामला केवल दो व्यक्तियों की नॉलेज में आया, संध्या और किरण। संध्या तो किसी को कुछ बताने के लिए जीवित ही नहीं रहनी है, और किरण किरण को संध्या की मौत के बाद वह शीशे में उतार लेगा। थोड़ा सोचने के बाद लगा कि साइलेंसर वाली यह घटना उसकी कल्पनाओं के विपरीत ज़रूर है, मगर ऐसी नहीं है कि योजना में किसी किस्म की तब्दीली करनी पड़े। किंतु इस घटना ने संजय को यह सोचने पर विवश कर दिया कि अगर आगे भी कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वह कल्पना नहीं कर पाया तो तो क्या होगा। सोचते सोचते संजय के दिमाग पर एक अजीब सी घबराहट हावी हो गई। अंतरात्मा से आवाज़ आ रही थी कि सारी चालाकियों के बावजूद वह पकड़ा जाएगा। उस क्षण संजय का दिल चाहा कि जो कुछ अगले दिन करने जा रहा है उसे ना करे, खैरियत इसी में है। परंतु तभी उसकी दृष्टि सोती हुई किरण की गोरी लंबी एवं सुराहीदार गर्दन पर पड़ी। कल्पनाओं में संध्या का नेकलेस किरण के कंठ में नजर आने लगा। दीवाना सा वह झुका। बहुत आहिस्ता से उसने किरण की गर्दन चूम ली, इतनी आहिस्ता से कि किरण की नींद न उचट पाए। जहन में एक ही ख्याल उभरा, नहीं, ये गर्दन उस नेकलेस से महरूम रहने लायक नहीं है। सारा डर, सारा खौफ और सारी शंकाएं दिमाग से काफूर हो गई। दिलो दिमाग पर एक नशा काबिज हो गया था। किरण का नशा, उसकी सुराहीदार गर्दन का नशा, बीवी का नशा। जब सोचे इस नशे में डूबी तो संजय को लगा कि साइलेंसर वाली घटना से वह व्यर्थ ही ज़रूरत से ज़्यादा डर गया था। उसकी कल्पनाओं के विपरीत कुछ नहीं हो सकता। वह कभी नहीं पकड़ा जा सकता। संध्या, संध्या! भंवर पर मानो खून सवार था। कहाँ है संध्या? मैं यहाँ हूँ, इस तरह क्यों चिल्ला क्यों रहे हो? भंवर ने उसे खूंखार नजरों से घूरते हुए सवाल किया। तो तुम अलका के पास गई थी, उसके फ्लैट पर? ओह, तो ये बात भी उस चुड़ैल के पेट में नहीं पची? मारे गुस्से के भंवर का बुरा हाल था। अलका के फ्लैट पर जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? संध्या ने कटाक्ष किया। आप दिल्ली जाने के बहाने रात रात भर वहां रह सकते हैं, मैं जा भी नहीं सकती। जवान सवाल का बात करो संध्या। मुझसे मुझसे आप मुझसे जवान संभालने की बात करते हैं? संध्या भड़क उठी। अपने गिरेबान में झांकिए ज़रा।
मैं पूछता हूँ कि वहाँ गई क्यों थी तुम? पल्ला पसारने गई थी, अपने सुहाग की भीख मांगने गई थी उससे। गुस्से में कहते कहते संध्या का सर भर्रा गया। मगर उस बाजारू औरत को क्या पता कि सुहाग क्या होता है। उसे रत्ती बराबर रहम नहीं आया मुझ पर। उल्टे गालियां सुनाने लगी, ऐसी ऐसी गंदी गालियां जिनकी एक औरत के मुंह से मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उफ, वो औरत नहीं, चुड़ैल है, डायन है। भंवर गुर्राया। अगर तुमने अलका को गालियां बकी तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? आप मार डालेंगे ना मुझे? संध्या चीखी। मार डालिए, लीजिए गला घोट दीजिए मेरा और खूब गुलछर्रे उड़ाइए उसके साथ। संध्या! भंवर दहाड़ा। इस तरह चिल्ला चिल्ला कर आप मुझे चुप नहीं कर सकते। संध्या बेफर पड़ी। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी कि वह औरत नहीं, वैश्य है, तवायफ है। और मैं सारी दुनिया को चीख चीख कर बताऊंगी कि आपने उसे फ्लैट दे रखा है, आप उसे पालते हैं। आप। उसने ठीक ही कहा था। भद्दी भद्दी गालियों के साथ उसने मुझसे कहा था कि जब मुझसे अपना पति नहीं संभाला संभाला जाता तो उसके आगे क्यों गिड़गिड़ा रही है। भभकते भंवर ने कहा, अगर सुनना ही चाहती हो तो सुनो। मैं अलका को नहीं छोड़ सकता। चीख चीख कर नहीं, बल्कि ढोल बजा बजा कर जिसे चाहे बता दूं। मैं किसी से नहीं डरता। अब तक अलका विकास विहार में रहती थी, कल से यहाँ इस बंगले में रहेगी। तुम्हें रहना हो तो रहो, वरना अपने पियर जा सकती हो। कहने के बाद वह मुड़ा और तेजी के साथ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। संध्या का फोन था। संजय ने पूछा। रिसीवर रखते ही किरण ने कहा, हाँ, क्या कह रही थी? तुम्हारी बताई हुई तरकीब ने मामला बिगाड़ दिया संजय। क्या मतलब? बता रही थी कि वह अलका के सामने खूब रोई गिड़गिड़ाई कि नहीं? रोई गिड़गिड़ाई नहीं, बल्कि उसके पैर तक पकड़ लिए, मगर उसे बाल बराबर भी रहम नहीं आया। उल्टी भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। बुरी तरह बेइज्जत और जलील करके उसने संध्या को अपने फ्लैट से बाहर ढकेल दिया। ओह! संजय ने आश्चर्य भरे स्वर में अफसोस का मिश्रण किया। किरण कहती चली गई, इतना ही नहीं, उस रखैल की बच्ची ने फौरन ये सूचना भंवर को दे दी। और संध्या को बंगले पर पहुंचे अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि गुस्से में भरा भंवर पहुंच गया और जाने क्या क्या कहने लगा। संध्या का कहना है कि वह भी अलका के फ्लैट पर हुए अपमान और गुस्से की वजह से जाने क्या क्या बक गई। फिर दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। सारे नौकरों ने सुना और अंत में भंवर यह कहकर चला गया कि कल से अलका बंगले में रहेगी। उसे रहना है तो रहे, नहीं रहना है तो अपने पियर चली जाए। ये सब तो खैर, भंवर ने गुस्से में कहा होगा, ऐसा करेगा नहीं वो। यही बात फ़ोन पर मैंने संध्या को समझाई। किरण ने बताया, कहा कि गुस्से में कुछ कह बैठना अलग बात है और कहे पर अमल करना अलग। ऐसा करने से पहले 1 लाख बार सोचेगा वह। अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को भंवर इस तरह धूल में नहीं मिला सकता। मैं तुमसे सहमत हूँ, फिक्र मत करो। अब इस बारे में भंवर से मुझे खुद बात करनी होगी। कहने के बाद उसने अपनी रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और बोला, फ़िलहाल कुछ देर मेरा काम करने का मूड है। किरण चुप रही, शायद अभी भी संध्या के ख्यालों में गुम थी वे। संजय ने पूछा, साइलेंसर के बारे में तो कुछ नहीं कह रही थी? उसके बारे में क्या कहती? सुबह तुम दे तो आए थे। मैंने सोचा कि शायद उसने धन्यवाद कहो। खैर, फिलहाल चलता हूँ। कहने के बाद वह बेडरूम से बाहर निकल गया। किरण के जवाब ने उसे बता दिया था कि साइलेंसर के बारे में संध्या से उसकी कोई बात नहीं हुई। दरअसल सुबह वह घर से यह कहकर निकला था कि संध्या का साइलेंसर लौटाने जा रहा है, और इधर उधर समय बिताने के बाद वापस आने पर किरण से कहा था, मैं साइलेंसर संध्या को दे आया हूँ। संजय खुश था। अभी तक सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक हुआ था। नदी के पुल के नज़दीक वाले पब्लिक टेलीफोन बूथ से उसने अभी अभी आनन फानन में अलका को नेहरू पार्क पहुंचने के लिए कहकर संबंध विच्छेद किया था। अब उसने संजय के अब उसने संजय के ऑफिस का नंबर रिंग की सॉरी अब उसने भंवर के ऑफिस का नंबर रिंग किया था। दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाते ही संजय ने सिक्का बॉक्स में डाला और अपने मुंह से जनाना स्वर निकालने की भरसक चेष्टा के साथ बोला, सुनो, तुम्हारे बॉस ऑफिस में होंगे, उनसे कहो भंवर बाबू ऑफिस में नहीं है। उसकी बात काट कर कहा गया। क्या? संजय हकला गया। दिमाग भक्क से उड़ गया था। उसकी योजना के मुताबिक भंवर को इस वक्त अपने ऑफिस में होना चाहिए था, मगर वह नहीं था। और इस सच्चाई ने संजय को चकरा कर रख दिया। अभी अपने होश संभाल भी नहीं पाया था कि दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, क्या उनके लिए कोई मैसेज है? हाँ। संजय चौंका, परंतु आवाज़ को पतली ही बनाए रहा। नारी स्वर में उसने जल्दी से पूछा, कहाँ गए हैं? 1 बजे लंच के लिए गए थे, जब से नहीं लौटे। ठीक है, आते ही उन्हें यह मैसेज देना। कहने के बाद उसने एक ही सांस में मैसेज दिया और जवाब की परवाह किए बगैर संबंध विच्छेद कर दिया। माउथ पीस से रुमाल हटाया उसने। महसूस किया कि चेहरा पसीने से तरबतर हो रहा है। दिल धाड़ धाड़ करके बज रहा था। लंच के बाद 1:40 तक वह हर हाल में ऑफिस पहुंच जाता था। संजय ने रिस्ट वॉच में टाइम देखा, 1:45। आज कहाँ रह गया वह? संजय बुदबुदाया। अलका के पास। जहन से जवाब निकला, नहीं, वह वहाँ नहीं था। अलका से तो मैंने अभी बात की है। मगर सोचता सोचता अटक गया संजय। सोचा, अलका से बात ही क्या की है मैंने? उसने रिसीवर उठाकर हेलो ही कहा था कि मैंने धाड़ से मैसेज दे दिया।
उसे कुछ कहने का अवसर ही कहाँ दिया था। आवाज़ सुनने की चेष्टा ही कब की। उफ, संजय का दिमाग झन्ना गया। यह सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि जिस वक्त वह भंवर बनकर अलका को नेहरू पार्क पहुंचने के लिए कह रहा था, उस वक्त अगर भंवर फ्लैट में उसके पास ही बैठा हुआ हो तो क्या होगा। संजय के होश उड़ गए। बड़ी तेजी से यह विचार उसके दिमाग में कौंधा कि अगर ऐसा हुआ तो ना अलका नेहरू पार्क पहुंचेगी, ना ही भंवर गांधी पार्क, और उस अवस्था में वह चोगा नकाब और दस्ताने उसके फ्लैट में प्लांट नहीं कर पाएगा। बुरी तरह तनावग्रस्त व बूथ से निकला। एक टैक्सी रोकी, बैठा। डिफेंस कॉलोनी चलने के लिए कहकर संजय ने सिर पिछली सीट की पुष्ट से टिका दिया। आंखें अंदर कर ली। सॉरी, आंखें बंद कर ली। वह बेकाबू हो चले अपने दिलो दिमाग पर काबू पाना चाहता था। 10 मिनट बाद डिफेंस कॉलोनी के चौराहे पर पहुंचकर ड्राइवर ने पूछा, किधर चलना है साहब? बस यहीं यहीं उतार दो। उसने दरवाज़ा खोलकर सड़क पर कदम रखा, टैक्सी का पेमेंट किया, टैक्सी चली गई। मगर विचारों में गुम संजय वहीं खड़ा रहा। अपने दिमाग को घबराहट से मुक्त करके वह कुछ सोचना चाहता था, शायद ये कि क्या वर्तमान हालात में वह सब करना ठीक रहेगा जो करना चाहता था। प्रबल संभावना यही है कि भंवर अलका के पास फ्लैट पर ही होगा। यदि ऐसा है तो सारी योजना फ्लॉप हो चुकी है। इस अवस्था में उसे खुद को यहीं रोक लेना चाहिए। वह संध्या की हत्या नहीं कर सकता, नेकलेस हाथ नहीं लगेगा। परंतु नेकलेस हथियाने का जैसा मौका आज है, वैसा जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। जो हालात उसने आज क्रिएट कर दिए हैं, वैसे फिर कभी क्रिएट नहीं कर सकेगा। संजय फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करे। अचानक उसकी दृष्टि एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पर पड़ी। दिमाग में बड़ी तेजी से यह विचार कौंधा कि क्यों ना एक बार फिर अलका के फ्लैट का नंबर डायल करे। अगर रिसीवर उठाया जाता है और अलका बोलती है तो जाहिर है कि वह नेहरू पार्क नहीं गई, भंवर वहीं है, और उस वक्त वे मेरे फ़ोन पर ही चर्चा कर रहे होंगे। यदि बैल जाती रहती है, फ़ोन नहीं उठाया जाता, तो साफ है कि शंका निर्मूल है। भंवर वहाँ नहीं था और वो मेरे फ़ोन को भंवर का फ़ोन समझकर नेहरू पार्क जा चुकी है। संजय को यह तरकीब जमी। तुरंत बूथ में घुसा, नंबर रिंग किया, बेल जाने लगी। पसीने से सराबोर संजय रिसीवर उठाए जाने का इंतज़ार करता रहा, मगर रिसीवर नहीं उठाया गया। बेल लगातार जा रही थी। 2 मिनट इंतज़ार करने के बाद संजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। अब वह भंवर के बंगले के पीछे पहुंचा। हाथों में दस्ताने पहने, शरीर पर चोगा, चेहरे पर नकाब, कंधे पर एयर बैग, हाथ में .5 कैलिबर, पूरी तैयारी के साथ चार दीवारी की तरफ बढ़ा ही था कि दिमाग में पुनः एक ऐसी शंका उठी जिसने उसके होश उड़ा दिए। चार दीवारी की तरफ बढ़ते कदम ज़मीन पर चिपक कर रह गए। शंका ये उभरी कि यदि भंवर अपने बेडरूम में संध्या के पास हुआ तो। दिमाग के किसी कोने ने तुरंत इसका खंडन किया, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये टाइम संध्या के सोने का टाइम है, इस वक्त वहाँ कोई नहीं हो सकता। शंका ने पुनः कहा, ये मत भूल संजय कि आज के हालात आम हालात से भिन्न है। आज के हालात में संध्या को नींद आना मुश्किल है। मुमकिन है कि ठीक 1 बजे भंवर लंच के लिए वहाँ पहुँचाओ। कुछ देर पहले झगड़े, पति पत्नी का दिमाग शांत हो और एक दूसरे पर चिल्लाने के लिए माफ़ी मांग बैठे हो। भंवर ने कहा हो कि अब वह अलका से कोई संबंध नहीं रखेगा। अगर ये माहौल बना होगा तो निश्चय यह संध्या नहीं सोई होगी और भंवर उसके पास होगा। ऑफिस से भंवर की नदार नदारदगी इस शंका को पुष्ट कर रही थी। वह कुछ नहीं कर सकेगा, न संध्या का कत्ल, न नेकलेस हासिल। उल्टा फंस जाएगा, पकड़ा जाएगा। दिमाग में शंकाओं का ऐसा जाल बिछा कि दिल घबराने लगा। अपना सारा बदन उसे चिपचिपा सा लग रहा था, हाथ पैर ढीले। यह सोचकर संजय ने चार दीवारी की तरफ बढ़ना जरूर शुरू किया था कि पहले यह जायज़ा लेगा कि कमरे में भंवर है या नहीं। अगर हुआ तो बिना कुछ किए चुपचाप वापस आ जाएगा। परंतु उसका विवेक अभी भी चीख चीख कर कह रहा था, लौट जा संजय, लौट जा। ये काम तेरे बस का नहीं है। जो शख्स इतनी ठोस योजना बनाने के बावजूद छोटी छोटी शंकाओं से गिरकर घबरा जाए, नर्वस हो जाए, वह कत्ल करने के बाद खुद को बचा नहीं सकता। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। किसी को पता नहीं लगेगा कि तू कितने भयानक इरादे के साथ यहाँ तक आया था। लौट जा संजय, लौट जा। परंतु किरण की खूबसूरत गर्दन और नेकलेस ने उसे विवेक की चीख नहीं सुनने दी। यह सोचकर बढ़ता चला गया कि यह शंका भी पिछली शंका की तरह निर्मूल हो सकती है। बाउंड्री वॉल लांघकर वह लॉन में पहुंच गया। बेडरूम की खुली खिड़की यहीं से नजर आ रही थी। सतर्क निगाहों से चारों तरफ का निरीक्षण करता हुआ नंगे पांव खिड़की की तरफ बढ़ा। दिल की धड़कनें खिड़की के नज़दीक पहुंचने के अनुपात में तीव्र होती जा रही थी। रिवॉल्वर इस तरह हाथ में लिए हुए थे जैसे किसी भी क्षण ट्रिगर दबाने के लिए तैयार हो। वह खिड़की पर पहुंचा। सारी शंकाएं एक झटके से दिमाग से बाहर हो गई। कमरे की स्थिति कम से कम उसके लिए एक आदर्श स्थिति कही जा सकती थी। पूरी तरह खामोशी, कहीं कोई आवाज़ नहीं। दरवाज़ा दुका हुआ था। आराम कुर्सी पर संध्या सोई पड़ी थी। पैर कुर्सी के ठीक सामने रखी सेंटर टेबल पर फैले हुए थे और टेबल पर रखा था एक कांच का गिलास। हमेशा की तरह उसकी पीठ खिड़की की तरफ थी, चेहरा दुखे हुए दरवाजे की ओर।
अब संजय को अपने द्वारा कल्पित दो में से एक स्थिति से निपटना था। या तो वह सोती रहेगी या जाग जाएगी। गले में नेकलेस दमक रहा था। संजय खिड़की पर चढ़ा, आहिस्ता से कमरे के फर्श पर उतरा। संध्या की नींद नहीं उचटती भी कैसे? संजय ने उतनी आवाज़ भी उत्पन्न नहीं होने दी थी जितनी चींटी के रेंगने से होती है। दबे पांव कुर्सी की तरफ बढ़ा। दिल धाड़ धाड़ करके पसलियों से सिर टकरा रहा था। अपने दिल के धड़कने की आवाज़ संजय को साफ सुनाई दे रही थी। उसे यही डर सताने लगा कि संध्या कदमों की आवाज़ से तो नहीं मगर दिल के धड़कने की आवाज़ से जाग सकती है। उसने बहुत चाहा कि दिल इतनी जोर जोर से ना धड़के, किंतु उस पर काबू ना पा सका। जिस्म के हर मासाम ने ठंडा पसीना उगल दिया था। ये वे क्षण थे जब संजय को यह एहसास हुआ कि टेबल पर बैठकर योजना कर लेना बेहद आसान है, परंतु उसे कार्यान्वित करना एवरेस्ट पर चढ़ने से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल। मेज पर बैठकर आदमी सोच सकता है कि वह घबराएगा नहीं, नर्वस नहीं होगा, परंतु उत्तेजना के क्षण जुर्म करने वाले की समस्त इंद्रियों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते हैं। और उन्हीं से गुजरता हुआ संजय दबे पांव से कुर्सी की तरफ बढ़ रहा था। वह किसी भी क्षण दूसरी अवस्था यानी उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार था जब संध्या की नींद उचट जाएगी, मगर वह क्षण उसने आने नहीं दिया। संध्या बेखबर सोती रही। संजय कुर्सी के बेहद नज़दीक पहुंच गया संध्या के सिर पर, और फिर गजब की फुर्ती के साथ उसने बायां हाथ उसके मुंह पर रखा। दाएं हाथ में दबे रिवॉल्वर से ठीक उसी वक्त कनपटी पर गोली चलाई। साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से तो सिर्फ पिट्ट की हल्की सी आवाज़ निकल कर रह गई, मगर गिलास के टेबल से फर्श पर गिरने की जोरदार आवाज़ ने संजय को डरा दिया। वह टूट गया था। कांच के टुकड़े झंझना उठे, जबकि संध्या सिर्फ एक क्षण के लिए छटपटाई थी, फिर शांत मर गई। मगर संजय गौरीले की तरह झपट कर ढुके हुए दरवाजे के साथ वाली दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। होश फाख्ता थे। पसीने पसीने हुआ संजय सांस रोके कमरे में किसी के दाखिल होने की प्रतीक्षा कर रहा था। रिवॉल्वर हाथ में इस तरह दबाता जैसे किसी भी क्षण आग उगलने के लिए तैयार हो। इस वक्त इस सच्चाई को वह पूरी तरह भूल चुका था कि उसके हाथ में खाली रिवॉल्वर है। उसमें एकमात्र जो गोली थी उसे वह यूज़ कर चुका था। दिमाग में केवल एक ही बात थी, ये कि गिलास टूटने की ज़ोरदार आवाज़ ने गड़बड़ कर दी है। कमरे में कोई आता ही होगा और उसे उससे निपटना होगा, परंतु कोई नहीं आया। कहीं कोई हलचल नहीं। मारे खौफ के अभी तक संजय की टांगें काँप रही थीं। जब उसे यकीन हो गया कि गिलास के टूटने की आवाज़ ने किसी को आकर्षित नहीं किया है, तो उसने आराम कुर्सी की तरफ देखा। कुर्सी अपने पट्टों पर जोर जोर से झूल रही थी। संध्या की गर्दन एक तरफ को लुढ़क चुकी थी। कनपटी पर बने सुराख से खून यूं बह रहा था जैसे बांध टूटा हो। उबल उबल कर रहू आराम कुर्सी के चौड़े हत्थे पर से होता हुआ कुछ कुर्सी पर और कुछ फर्श पर गिर रहा था। संजय के रिवॉल्वर से निकली गोली का निशाना कनपटी की वह नस थी जिस पर गोली लगने के बाद इंसान को पल भर से ज़्यादा छटपटाने का अवसर नहीं मिलता। तभी तो लोग इस नस पर गोली मारकर आत्महत्या करते हैं। मुंह से निकलने वाली चीख को उसने बाएं हाथ से घोंटी दिया था। खून के छींटे रिवॉल्वर की नाल पर लगे साइलेंसर पर ही नहीं बल्कि चोगे पर भी गिरे थे। हाथ में रिवॉल्वर लिए संजय इस वक्त आंखें फाड़े उस हौलनाक मंजर को देख रहा था। नकाब से झांक रही आंखों में खौफ के चिन्ह साफ नजर आ रहे थे। यह एहसास उसे थरथरा रहा था कि उसने एक हत्या कर दी है। देखते ही देखते पट्टों पर झूलती कुर्सी धीमी होते होते रुक गई। कनपटी पर बने सुराख से अब खून बूंद बूंद करके टपक रहा था। संजय भी अपने अनियंत्रित हो चले दिमाग पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा चुका था। उसने ध्यान से देखा, संध्या के जिस्म और लिबास के साथ नेकलेस का एक हिस्सा भी खून से भीग गया था। संजय वहीं फर्श पर बैठ गया। एयर बैग खोला, उसमें से नेकलेस निकालकर फर्श पर बिखरे खून में इस नेकलेस का ठीक वह और उतना हिस्सा भिगोया जितना असली नेकलेस का भीगा था। सिर फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों से बचते हुए उसने नेकलेस चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद एक बार पुनः लाश का निरीक्षण किया। लाश के सामने से वह तभी हटा जब संतुष्ट हो गया कि त्रिवेंद्रम लाश को देखकर यह नहीं ताड़ सकता कि गोली लगने से पहले संध्या ये नहीं बल्कि कोई अन्य नेकलेस पहनी हुई थी। गिलास के टूट जाने की वजह से भी उसे अपनी योजना में किसी किस्म की तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं थी। चोगे के अलावा संध्या का खून उसके लिबास या जिस्म पर कहीं नहीं लगा था। 50 लाख के इस नेकलेस को एयर बैग में डालने से पूर्व संजय एक बार उसे चूमने का लोभ संवरण न कर सका। हाँ, चूमते वक्त उसने ये ध्यान रखा था कि खून होठों पर न लग पाए। रिसेप्शन में बैठी रूबी संजय के नए उपन्यास के उन कागजों को पढ़ रही थी जिन्हें व्यस्तता की वजह से पिछली रात पढ़ नहीं पाई थी। लेखन कक्ष के अंदर खट खट की आवाज़ निरंतर आ रही थी। तभी वहां किरण ने कदम रखा। रूबी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। चौंक कर इसलिए क्योंकि किरण यहाँ नहीं आती थी। कुर्सी से खड़ी होती हुई रूबी ने पूछा, कहिए। मुझे संजय से मिलना है। इस वक्त? रूबी ने आश्चर्य के साथ पूछा। किरण ने दृढ़तापूर्वक कहा, हाँ, इसी वक्त। आप टाइपराइटर की आवाज़ सुन रही हैं ना? सुन रही हूँ। इस आवाज़ का मतलब है कि वे काम में मशगूल है। रूबी अपने एक एक शब्द को नाप तोल कर बोल रही थी। और यकीन मानिए, इतने लंबे समय तक खटखट की यह आवाज़ मैंने महीनों बाद सुनी है।
जाहिर है कि अपने नए उपन्यास की कहानी में वे उसी तरह रम चुके हैं जैसे पिछले उपन्यासों की कहानी को लिखते वक्त रम जाया करते थे। इस वक्त वे स्वयं को भी भूले हुए होंगे। क्या कहना चाहती हो? कुछ कहना नहीं बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ये कि इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब ना करें। मुझे उनसे ज़रूरी काम है। प्लीज़, रूबी गिड़गिड़ा उठी। इस वक्त रहने दीजिए, कुछ देर बाद, तब देख लीजिए जब वे काम खत्म कर लें। जो विचार इस वक्त उसके जहन में घुमड़ रहे होंगे, उनके जहन में घुमड़ रहे होंगे, अगर आपने डिस्टर्ब किया तो वे फिर कभी जहन में नहीं आ सकेंगे। मगर उनसे बेहद बेहद ज़रूरी काम है। सुन चुकी हूँ, किरण ने चकित स्वर में पूछा। फिर भी नहीं मिलने दोगी? सॉरी, मैं मजबूर हूँ। किरण को गुस्सा आ गया, गुर्राई। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? मैं उनकी सेक्रेटरी होती हूँ। रूबी का लहजा भी सख्त हो गया था। और मैं उनकी पत्नी हूँ। धीमे बोलिए प्लीज़। आप नहीं जानती कि अगर वे डिस्टर्ब हो गए तो कितना नुकसान होगा। और हाँ, बेशक आप उनकी पत्नी है, मगर घर में, यहाँ ऑफिस में नहीं। ऑफिस की मालकिन मैं हूँ। यहाँ सिर्फ वह होगा जो मैं चाहूँगी। मेरे रहते आप पत्नी होने के बावजूद भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और मैं तुम्हें एक पल में इस नौकरी से छुट्टी दिला सकती हूँ। किरण ने दांत पीसे। रूबी की आंखें भर आई, अधर कांपने लगे, मगर रोई नहीं। वे रोने के इतने नज़दीक पहुंचकर भी नहीं रोई। कहती चली गई, बेशक बेशक आप मेरी नौकरी छीन सकती है, मगर मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मेरी नौकरी पूरी ईमानदारी, पूरी दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वाह करने के अपराध में जाएगी। मुझे मंजूर है। जब वे काम कर चुके हों तो बेशक मेरी शिकायत कर दीजिए, मेरी नौकरी छीन लीजिएगा, मगर प्लीज़ इस वक्त यहाँ से चली जाइए। किरण उसे देखती रह गई। उसे, जिसे संजय की सिर्फ सेक्रेटरी नहीं कहा जा सकता था, अगर वह सिर्फ सेक्रेटरी होती तो अपनी नौकरी चले जाने की कीमत पर उसे यह सब न करती। निश्चय ही उसके दिल का तार उस लेखक से जुड़ा था जिसे वह मुल्क की संपत्ति समझती थी। आंखों में आश्चर्य मिश्रित गुस्सा लिए कुछ देर तक किरण रूबी को देखती रही, फिर एक झटके से पैर पटकती हुई रिसेप्शन से बाहर चली गई। संजय संध्या के बेडरूम से वह सारा काम मुकम्मल करके बाहर निकला जो अपने टाइपराइटर से डिस्कस किया था। उसे किसी ने नहीं देखा। दोनों पेड़ों के बीच पहुंचा। नकाब, दस्ताने, रिवॉल्वर, चोगा एयरबैग में रखे डिफेंस कॉलोनी के चौराहे पर स्थित बूथ में पहुंचा। वह भंवर के ऑफिस के नंबर डायल किए। फ़ोन रिसेप्शनिस्ट नहीं उठाया। संजय माउथ पीस पर रुमाल पहले ही डाल चुका था। उसने पहले जैसे नारी स्वर में पूछा, क्या भंवर अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा? आप कौन हैं और कहाँ से बोल रही हैं? गांधी पार्क के बूथ से अलका बोल रही हूँ। क्या वे अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे? क्या मतलब? मैंने आते ही आपका मैसेज दे दिया था और वे फ़ौरन यहाँ से चले भी गए। अब तक तो गांधी पार्क पहुँच जाने चाहिए। ओह हाँ, पहुँच गए हैं। मैं इस वक्त उन्हें गाड़ी पार्क करते देख रही हूँ, थैंक यू। मगर आपकी आवाज़? रिसेप्शनिस्ट की बात पूरी होने से पहले ही संजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। जानता था कि ये क्या कहना चाहती थी, मगर कम से कम अब उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। होठों पर वह मुस्कान उभरी जो चांद पर कदम रखते वक्त प्रथम चंद्रयात्री के होठों पर उभरी होगी। बूथ के बाहर निकलते हुए उसने सोचा, सब कुछ ठीक है, योजना के मुताबिक। एक टैक्सी पकड़कर सीधा विकास विहार पहुंचा। 64 नंबर की चाबी कारपेट के नीचे से मिल गई। नकाब, चोगा और दस्ताने अलमारी के नीचे ठूसने के बाद बाथरूम में वह सब तो किया ही जो सोचा था उसने। उसके अलावा संध्या के नेकलेस को रगड़ रगड़ कर धोया भी। अच्छी तरह साफ करने के बाद जेब में डाला। जब पूरी तरह संतुष्ट हो गया कि बाथरूम को चेक करने के बावजूद त्रिवेंद्रम यह नहीं ताड़ सकता कि वहाँ क्या कुछ हुआ है, तब बाहर निकला। फ्लैट बंद करके चाबी कारपेट के नीचे, टैक्सी द्वारा अपनी कोठी और फिर चौकीदार को धोखा देकर लेखन कक्ष में पहुंचने में उसे किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई। वह टेप रिकॉर्डर के नज़दीक पहुंचा और स्टॉप का स्विच दबाते ही खटखट बंद हो गई। उस वक्त संजय के चेहरे पर घबराहट का एक भी चिन्ह नहीं था। जिस वक्त लेखन कक्ष से रिसेप्शन में कदम रखा, नए उपन्यास के कागजों को इस तरह संभाले हुआ था वह जैसे अभी अभी टाइप किए हों। रूबी अपनी कुर्सी से खड़ी हो चुकी थी। अपनी मुकम्मल कामयाबी पर मनी मन बल्लियों उछलते संजय ने रूबी के नज़दीक पहुंचते हुए पूछा, वे कागज़ पढ़ लिए? यस सर। कैसा चल रहा है उपन्यास? बेहतरीन। ठीक है, ये लो आगे के पृष्ठ पढ़कर बताना। टाइप हुए कागज़ उसके हाथ से लेते हुए रूबी ने धीमे से कहा, भाभी जी आई थी सर। कौन? किरण? संजय उछल पड़ा। रूबी ने इस तरह गर्दन झुका ली जैसे बहुत बड़ा अपराध किए हूँ। बोली, जी जी हाँ। वह यहाँ क्यों आई थी? संजय अलग हलकान हुआ जा रहा था। कह रही थी कि आपसे कोई ज़रूरी काम है। फिर मैंने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, रिक्वेस्ट की कि आपको डिस्टर्ब ना करें। ये सच है कि अगर ये बात रूबी के मुंह से उसे तब सुनने को मिलती जबकि वह वास्तव में लेखन कक्ष से काम करके निकला होता तो रूबी को बुरी तरह डांट पिलाता। किरण को लौटा देने के अपराध में वह सचमुच रूबी को बर्खास्त भी कर सकता था, किंतु इस वक्त तो हालात ही दूसरे थे। रूबी ने उसकी पोल खुलते खुलते बचा ली थी। संजय बोला,
तुमने बहुत अच्छा किया रूबी, सचमुच मैं डिस्टर्ब हो जाता। रूबी ने एक झटके से संजय की तरफ देखा। आंखों में आश्चर्य के चिन्ह थे। शायद इसलिए क्योंकि कम से कम किरण को लौटा देने की बात सुनते ही वह संजय के भड़क उठने की कल्पना कर रही थी। संजय हौले हौले मुस्कुराता रहा। अभी रूबी के मुंह से बोल न फूटा था कि संजय ने कहा, मैं चलता हूँ रूबी, किरण से पूछना पड़ेगा कि क्या बात थी। कोई ज़्यादा ही सीरियस मैटर होगा, वरना वह खुद यहाँ ना आती। जी जी, रूबी ने धीमे स्वर में कहा, परंतु उसकी इस जी को सुनने के बाद सुनने के लिए संजय वहाँ रुका नहीं। हवा के झोंके किसी तेजी से बाहर निकल गया। रूबी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गई। उसके तो क्या, चौकीदार तक के फरिश्तों को पता नहीं लगा कि संजय कब जाली वाले दरवाजे के नज़दीक गैलरी में रखे टेप रिकॉर्डर को उठाकर रेजिडेंस वाले हिस्से में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने किरण को कई आवाज़ें लगाई। उत्तर नदारद था। कुछ देर बाद वह इस नतीजे पर पहुंच गया कि किरण इमारत में नहीं है। बेचैन सा हो उठा वह। दिमाग की दीवारों से बार बार दो सवाल टकरा रहे थे। किरण कहाँ गई होगी? ऐसी क्या ज़रूरी बात थी जिसके लिए वह ऑफिस तक में जाने को तैयार थी? शंका ने जन्म लिया। कहीं संध्या अथवा भंवर से संबंधित तो कोई बात नहीं थी? कहीं वह भंवर के बंगले पर तो नहीं चली गई? उफ! इस विचार के दिमाग में आते ही संजय बुरी तरह कांप उठा। सारी कल्पनाएं चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने नाच उठी। अगर किरण वहां गई होगी तो या तो सबसे पहले संध्या की लाश को वहां देखेगी, अथवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी। दोनों अवस्थाओं में वह वहां फंसी रह जाएगी। संध्या के गले में पड़े नेकलेस को देखते ही पहचान लेगी वह। एक पल में समझ जाएगी कि वह सब मैंने किया है। और फिर त्रिवेंद्रम के सामने वह टिक नहीं सकेगी। इतनी काबिलियत किरण में नहीं कि उसे हकीकत पता लग जाए और त्रिवेंद्रम के सवालों के जवाब में उसे छुपाए भी रखे। किरण से जरा सी गलती होते ही वह धूर्त पुलिसिया सब कुछ उगलवा लेगा, सब कुछ। हे भगवान! पसीने में नहाया संजय बड़बड़ा उठा। आखिर क्या होने जा रहा है? वह दौड़ा, पोर्च में पहुंचा। गाड़ी गायब थी। उसने ऊंची आवाज में लोहे वाले द्वार पर खड़े चौकीदार को पुकारा। जी साहब, कहता हुआ गोरखा उसकी तरफ लपका। संजय ने ऊंचे सर में पूछा, मेम साहब कहाँ गई? पता नहीं साहब, उसने नज़दीक पहुंचते हुए कहा। बहुत गुस्से में लगती थी मेम साहब। हमने उन्हें इतना तेज गाड़ी चलाते कभी नहीं देखा साहब। तुम्हें कुछ बताया नहीं कि कहाँ जा रही हैं? नहीं साहब। आप बताने की बात करता है, उन्होंने हमारे सलाम का भी जवाब नहीं दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ साहब। मेम साहब सलाम का जवाब जरूर देता था। संजय का दिमाग चकरा कर रह गया। अगर किरण भंवर के बंगले पर गई है तो अपने बचाव का संजय को कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। ऐसे मीडिया से पकड़ा जाने वाला था वह, जिस मीडिया की दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सका था। पोर्च में अभी वह किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में खड़ा था कि ड्राइंग हॉल में मौजूद फ़ोन की घंटी घनघना उठी। जाने किस भावना से प्रेरित होकर वह वापस भागा। हॉल में पहुंचा। उस वक्त उसकी सांसें धौकनी की तरह चल रही थी। चेहरा पसीने से पसीने हो रहा था। जब रिसीवर उठाने के साथ एक झटके से बोला, हेलो, मैं किरण बोल रही हूँ। कहाँ से? संजय ने तीव्र स्वर में धड़कते दिल से पूछा। गाजीपुर से। गाजीपुर? वह बौखला गया। हाँ। वहाँ कैसे पहुँच गई तुम? बम्बई जा रही हूँ। बम्बई क्यों? पापा को हार्ट अटैक हुआ है, तुम जानते हो, तीसरी बार हुआ है। मम्मी और डॉक्टर चड्डा भी मेरे साथ है। चड्डा ने कहा था कि इन्हें फ़ौरन बीच कैंडी ले जाना चाहिए। पापा ठीक तो हैं? अभी बेहोश हैं, डॉक्टर चड्डा देखभाल कर रहे हैं, किरण ने बताया। उन्हें किसी दवा की ज़रूरत थी, सो यहाँ गाजीपुर के एक मेडिकल स्टोर से ले रहे हैं। मैंने ये सोचकर रिंग कर दिया कि शायद तुम्हारी उस चहेती सेक्रेटरी ने तुम्हें छोड़ दिया हो। मगर तुम उससे कह सकती थी कि वह जाहिल है, गंवार है, बात करने के लायक नहीं है वह। ओह, तुम तो ज़रूरत से ज़्यादा नाराज़ लगती हो। नहीं, नाराज़ नहीं हो। वापस आने पर उसकी आरती उतारूंगी। ऐसी बात नहीं है किरण। अगर तुम उसे बचाती अगर तुम उसे बताती कि मैटर इतना सीरियस है तो वह निश्चय ही तुम्हें लेखन कक्ष में आने देती। मैंने कहा था कि सीरियस बात है। छोटी मोटी बात पर क्या मैं वहाँ आती? किरण कहती चली गई। जैसे ही मम्मी ने मुझे फ़ोन पर सूचना दी, मैं दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास गई, मगर तुम्हारी उस गंवार सेक्रेटरी। किरण छोड़ो उसे, गुस्सा थूक दो, संजय ने जल्दी से कहा। और सुनो, पापा को ध्यान से ले जाना। डॉक्टर चड्डा से कहना कि वे हर पल उनका ख्याल रखें। पीछे पीछे मैं भी पहुंच रहा हूँ। टाइम है तुम्हारे पास? उफ, प्लीज़ किरण, गुस्सा थूक दो। किरण ने संबंध विच्छेद कर दिया। कुछ कहने के लिए संजय का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर उसने रिसीवर क्रेडल पर रखा। सोफे पर पसर गया वह। लंबी लंबी सांसें लेने लगा, कुछ इस तरह जैसे भागकर सैकड़ों भूतों से जान बचाने में कामयाब हुआ। अपने दिल की शंका और कल्पनाओं ने उसे किस कदर हिलाकर रख दिया था, जबकि वास्तव में कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक उसी तरह जिस तरह वह चाहता था। उसका प्लान सचमुच मास्टर प्लान था। एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं हुआ था। किरण के फ़ोन के बाद उसने किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं की। नेकलेस लॉकर में रखा, टैक्सी पकड़कर समुद्र तट पर पहुंचा। और जब उसने एक मोटर बोट किराए पर ली तो काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सचमुच उसकी शक्ल तक नहीं देखी।
जब वापस समुद्र तट पर कदम रखा तब निश्चित रूप से उसके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो उसकी किसी भी करतूत का पर्दाफाश कर सके। समुद्र तट से सीधा उस स्टैंड पर पहुंचा जहां से बम्बई के लिए टैक्सियां मिलती थी। कुछ देर बाद वह एक टैक्सी में बैठा बम्बई की तरफ बढ़ रहा था। आंखें बंद करके उसने सिर सीट की पुष्ट से टिका दिया। पूरे 2 घंटे का सफर था। संजय एक बार पुनः सोच लेना चाहता था कि कहीं कोई ऐसा लूज पॉइंट तो नहीं रह गया है जो उसे त्रिवेंद्रम के जाल में फंसा दे। कमरे में संध्या नहीं, उसकी लाश है। यह भेद करीब 3:30 बजे तब खुला जब एक नौकर उसके लिए कॉफ़ी लाया। ढके हुए दरवाजे पर 2-3 दस्तक देने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खुला और ना ही अंदर से हर रोज़ की तरह कमिन की आवाज़ आई तो नौकर ने आहिस्ता से एक किवाड़ को ढकेला। दोनों किवाड़ों के बीच एक चौड़ी झिर्री बन गई। इसी झिर्री में से नौकर की नज़र लाश पर पड़ी। ट्रे हाथ से छूट गई, क्रॉकरी चकनाचूर। मुंह से चीख निकली। पहले तो पट्टे की गिग्गी बन गई, फिर हलक फाड़ फाड़ कर चिल्लाता हुआ आवा, कौन कौन। बंगले में भूचाल आ गया। चारों तरफ नौकर दौड़े दौड़े फिरते नजर आए। जिसने सुना कि मालकिन के कमरे में उनकी लाश है उसी के छक्के छूट गए। सबसे पहले भंवर के ऑफिस में फ़ोन किया गया, वह वहाँ नहीं था। फिर पुलिस को, और फ़ोन के ठीक 20 मिनट बाद वहाँ त्रिवेंद्र माधव का। काला, गुट्टा, मोटी तोंद और गंदली आंखों वाला इंस्पेक्टर त्रिवेंद्रम, उसके साथ 4 पुलिसिए थे। एक को दरवाजे पर तैनात होने का हुक्म देकर बिखरी कॉफ़ी और टूटी क्रॉकरी से बसता हुआ कमरे में पहुंचा। 3 पुलिसिए उसके साथ थे। लाश फट्टों वाली आराम कुर्सी पर लुढ़की पड़ी थी। दोनों हाथ कुर्सी के हत्थों से अलग हवा में झूल रहे थे। फर्श, कुर्सी और संध्या के लिबास पर पड़े खून का रंग अब काला पड़ने लगा था। गोली कनपटी पर ठीक उस जगह मारी गई थी जहां आत्महत्या करने वाला मारता है। मगर निश्चित रूप से वह आत्महत्या नहीं थी, क्योंकि लाश के हाथ में या आसपास कोई रिवॉल्वर नहीं था। टूटे हुए गिलास का कांच भी गायब था। त्रिवेंद्रम कुर्सी के ठीक सामने यानी लाश के सामने खड़ा उसका निरीक्षण कर रहा था। हाथ में दबे एक लंबे, गोल एवं चिकने रूल से वह अपनी आदत के मुताबिक जांग पर हौले हौले वार कर रहा था। फिर उसने खुली खिड़की की तरफ देखा। फर्श पर बिखरे खून से बचकर त्रिवेंद्रम गंदली आंखों से फर्श का एक्सरे करते हुए खिड़की की तरफ बढ़ा। नज़दीक पहुंचने के बाद कुछ देर तक बैकलॉन और चारदीवारी के बाहर फैले जंगल को घूरता रहा। ध्यान से खिड़की की चौखट को घूरा। एकाएक उसका गुट्टा जिस्म हवा में उछला और पलक झपकते ही बिना चौखट पर पैर रखे लॉन में कूद गया। 3 पुलिसें उसकी इस हरकत पर दंग रह गए, मगर वह लॉन की घास को घूरता हुआ चारदीवारी की तरफ बढ़ा। कहीं कहीं झुककर घास में बने छोटे से गड्ढे को ध्यान से देखने लगता था और इसी अवस्था में वह चारदीवारी भी पार कर गया। जंगल में जाने उसने क्या किया। करीब 15 मिनट बाद लौटा। कमरे में खिड़की वाले रास्ते से नहीं बल्कि पूरे लॉन का चक्कर काटकर फ्रंट लॉन में पहुंचा और फिर किसी से एक भी सवाल किए बगैर पुनः कमरे में। इस बार वह बेड की खुली खिड़की दराज की खुली पड़ी दराज की तरफ बढ़ा। दराज का निरीक्षण करने के बाद उसने बेड का निरीक्षण किया और फिर निराशा वाले अंदाज में मुंह बिचकाकर इस तरह लाश की तरफ मुड़ा जैसे उसके ऑफिसर ने अबाउट टर्न कहा हो। इस बार वह सीधा बेडरूम से अटैच टॉयलेट में पहुंचा। टॉयलेट काफ़ी बड़ा था, 12x7 का तो रहा ही होगा। वॉश बेसिन के समीप टॉयलेट सीट थी और उसके नज़दीक लैट्रिन सीट। बाथ टब लैट्रिन की विपरीत दिशा में था। हल्के फिरोजी कलर के टाइल से जगमग करते टॉयलेट में वह हर चीज़ मुहैया थी जो कि किसी करोड़पति के टॉयलेट में होनी स्वाभाविक है। एक दरवाज़ा ठीक उस दरवाजे के सामने था जिससे त्रिवेंद्रम टॉयलेट में आया था। वह उसी तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलने के लिए उसने अपनी तरफ खींचा, परंतु वह दूसरी तरफ से बंद था। अब वह उस खिड़की की तरफ मुखातिब हुआ जो संध्या के बेडरूम की तरफ बैक लॉन में खुलती थी। उस पर मूवेबल धुंधला शीशा लगा था। त्रिवेंद्रम ने उसे मूव किया। कुछ देर तक वहीं खड़ा बैक लॉन का निरीक्षण करता रहा। फिर वहां से हटकर टॉयलेट के फर्श को घूरा। एक बार पुनः निराशाजनक अंदाज में होठों को सिकोड़ता हुआ वापस कमरे में आ गया। खून से बसता हुआ इस बार चेयर के नज़दीक पहुंचा। झुककर ध्यान से लाश के चेहरे, खास तौर पर उसके मुंह वाले स्थान को देखा। एकाएक उसने अपने पकौड़ी जैसी पपोटी नाक सिकोड़ी और फिर संपूर्ण लाश को इस तरह सूंघने लगा जैसे खाने की प्रत्येक वस्तु को खाने से पहले कुत्ता सूंघता है। तीनों पुलिसिए उसकी इस अजीब हरकत को विचित्र निगाहों से देख रहे थे। जब वह लाश के नज़दीक से हटा तब अपनी छोटी सी गर्दन पर रखे हंडिया जैसे सिर को इस तरह हिला रहा था जैसे बात समझ में आ रही हो। और यही वक्त था जब वहां फोटोग्राफर और फिंगरप्रिंट्स विभाग के लोग पहुंचे। इतनी देर में त्रिवेंद्रम पहली बार बोला। हत्यारे ने ग्लव्स पहन रखे थे, अतः उसकी उंगलियों के निशान मिलने मुश्किल हैं। फिर भी लाश के मुंह और दराज के मुठ से निशान उठाए जाने चाहिए। किसी तीसरी जगह से निशान लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ने सहमति में गर्दन हिलाई। कुछ देर तक त्रिवेंद्रम फोटोग्राफर को समझाता रहा कि उसे किस किस कोण से लाश के फ़ोटो लेने हैं। अंत में बोला, लाश और उसके इर्द गिर्द के अलावा एक फ़ोटो तुम्हें खुली दराज का लेना है।
दूसरा खिड़की की चौखट पर बहुत धुंधले से फुट स्टेप का, और पैक लॉन में जहाँ घास में हल्की नमी है वहाँ तुम्हें छोटे छोटे गोल कट्टे नजर आएंगे। उन्हें भी कैमरे में बंद करना है। और फोटोग्राफर ने पूछा। बस कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। सारे नौकर ड्राइंग हॉल में एक ही स्थान पर इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। नज़दीक पहुंचते ही त्रिवेंद्रम ने सवाल किया। हमारे आने से पहले तुम में से किसी ने लाश के साथ छेड़खानी तो नहीं की थी? नहीं साहब, उनमें से एक ने कहा। छेड़खानी की तो बात तो बहुत दूर, हम में से कोई भी कमरे के अंदर तक नहीं गया। फिर यह कैसे पता लगा कि तुम्हारी मालकिन मर गई है? कॉफ़ी ले जाने वाले नौकर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सुनने के बाद त्रिवेंद्रम ने पूछा, तो तुमने हमसे पहले अपने साहब के ऑफिस में फ़ोन किया था? हाँ साहब। और उस वक्त वे वहाँ नहीं थे? नहीं साहब। खैर, क्या तुम में से किसी ने किसी वक्त गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी? नहीं साहब। नहीं साहब। क्यों नहीं सुनी? त्रिवेंद्रम ने यह सवाल एक एक के चेहरे को घूरते हुए किया। तुम्हारी मालकिन की हत्या रिवॉल्वर से हुई है। किसी ने गोली मारी है उन्हें। जब गोली चली होगी तो आवाज़ भी हुई होगी। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम में से किसी ने गोली की आवाज़ ना सुनी हो? सबकी सिट्टी पिट्टी गुम, मानो सांप सूंघ गया हो। चेहरों पर हैरत और भय के भाव लिए एक दूसरे की तरफ देखते रह गए वे। किसी के भी मुंह से बोल ना फूटा, जबकि त्रिवेंद्रम के मुंह से गुर्राहट निकली। सच सच बताओ, तुम सब झूठ बोल रहे हो। हमें उसी वक्त फ़ोन क्यों नहीं किया गया जब गोली चली थी? जवाब दो। साहब, हम सच कहते हैं, हम में से किसी ने गोली की आवाज़ नहीं सुनी। एक साथ कई नौकर कह उठे। त्रिवेंद्रम ने अपनी गंदली आंखों से उन सबके चेहरों का निरीक्षण किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि वे 100% सच बोल रहे हैं। वह समझ गया कि कत्ल साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से हुआ है। उसने अगला सवाल किया। आज सुबह से बंगले में कोई बाहरी व्यक्ति आया था? नहीं साहब, आज सुबह से तो कोई नहीं आया। मेम साहब कहीं गई थी? हाँ साहब, 10:30 के करीब मेम साहब गई थी। कहाँ? इस सवाल का जवाब किसी भी नौकर ने तुरंत नहीं दिया। एक दूसरे की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे आंखों ही आंखों में विचार विमर्श कर रहे हो कि मालिक मालकिन के झगड़े के बारे में इंस्पेक्टर को कुछ बताएं या नहीं। जबकि त्रिवेंद्रम भाप चुका था कि नौकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अतः गुर्राया। अगर कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो मैं तुम सबको अपनी मालकिन की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। नहीं साहब, हम में से किसी ने कुछ नहीं किया। तो सच सच बताओ, 10:30 संध्या देवी कहाँ गई थी? उस वक्त हमें पता नहीं था साहब, जब वे गई थी, मगर बाद में पता चला। बाद में कब? इस सवाल के जवाब में त्रिवेंद्र को न सिर्फ ये पता लग गया कि भंवर की अलका नामक एक ऐसी रखैल भी है जिसे उसने विकास विहार में एक फ्लैट में रखा है, बल्कि ये भी पता लग गया कि दिल्ली जाने के बहाने भंवर पिछली रात उसी के आगोश में रहा था। नौकरों से झगड़े का सारा वृत्तांत सुनने के बाद त्रिवेंद्रम ने पूछा, झगड़े के बाद क्या हुआ? गुस्से में भरे साहब बंगले से बाहर चले गए। रोती हुई मेम साहब अपने कमरे में। ये करीब 12:15 बजे की बात है साहब। मेम साहब के बेडरूम में जाकर उनसे बात करने की हम में से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। साहब और मेम साहब लंच साथ ही लेते थे। साहब रोजाना लंच के लिए ऑफिस से 1 बजे आते थे। हम सबको उसी समय का इंतज़ार था। भगवान से दुआ कर रहे थे कि साहब रोजाना की तरह आएँ और मेम साहब से सुलह कर लें, लंच लें, मगर आज वे लंच के लिए नहीं आए। फिर 1:10 पर मैं बेडरूम में पहुंचा। मेम साहब से लंच के लिए कहा, मगर उन्होंने गुस्से में मुझे इतनी बुरी तरह डांट कर कमरे से निकाला कि फिर दोबारा वहां जाकर लंच के लिए पूछने की हिम्मत हम में से किसी की नहीं हुई। 1:30 बजे वे सो गई होंगी। दोपहर 1:30 से 2:30 तक मेम साहब सोती थी ना? सोती थी। त्रिवेंद्रम चौंका। 1:30 से 2:30 तक वे रोज़ सोती थी? हाँ साहब, 1:30 से 2:30 तक वे हर हालत में सोती थी। अजीब बात है, त्रिवेंद्रम बड़बड़ाया। इस रहस्योद्घाटन ने तो उसे चक्कर में डाल दिया था। अतः बोला, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई शख्स एक फिक्स टाइम पर हर रोज सोए? मेम साहब भी इसी सोने वाली खूबी के बारे में जब भी किसी को पहली बार पता लगता था इंस्पेक्टर साहब, वह इसी तरह चक्कर में आ जाता था जिस तरह आप आ गए। नौकर ने बताया। अजीब बात होते हुए भी यह सच है कि मेम साहब दोपहर को ठीक 1:30 बजे सो जाती थी और ठीक 2:30 बजे जग जाती थी, और उन्हें नींद भी उस आराम कुर्सी पर आती थी जिस पर मरी पड़ी है। यह खास कुर्सी उनके पियर से उनके अगले ही दिन यहाँ आ गई थी, जिस दिन वे दुल्हन के रूप में बंगले में आई थी। लंच के बाद साहब वापस ऑफिस चले जाते थे और मेम साहब आराम कुर्सी पर पड़कर सो जाती। मेम साहब की तरफ से हमें सख्त निर्देश थे कि 1:30 से 2:30 के बीच ना तो कोई बेडरूम में जाए और ना ही किसी को जाने दिया जाए। कोई ऐसी आवाज़ भी उत्पन्न न करे जिससे मेम साहब की नींद में खलल पड़े। अतः 1:30 से 2:30 के बीच बंगले में पूरी तरह खामोशी छाई रहती है। करीब 3 महीने पहले एक नौकर से उनके कमरे में जाने की भूल हो गई थी। उसे उसी दिन नौकरी से हटा दिया गया और मेम साहब सारा दिन ठीक उसी तरह सुस्त, निढाल और अलसाई अलसाई सी रही, जैसे कोई व्यक्ति पूरी एक रात न सो पाने के कारण अगले दिन रहता है।
चकित त्रिवेंद्रम ने पूछा। ये आदतें उनमें कब से थीं? मैंने एक बार उनसे पूछा था इंस्पेक्टर साहब, एक नौकरानी ने कहा। तब उन्होंने बताया था कि 1:30 से 2:30 तक सोने की आदत उन्हें बचपन में ही पड़ गई थी। यह आदत उनकी दादी ने डाली थी। क्या मतलब? मेम साहब की परवरिश उनकी दादी ने ही की थी। वे नियमों की बड़ी ही पक्की थी। उनकी धारणा थी कि दोपहर में खाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को आराम ज़रूर करना चाहिए, मगर 1 घंटे से ज़्यादा नहीं। जब मेम साहब छोटी सी थी, फिर से पढ़ लेते हैं। जब मेम साहब छोटी सी थी तब उनकी दादी को उनकी देखभाल करने के अलावा कोई काम नहीं था। अतः 1:15 बजे के करीब उन्हें दूध पिलाकर गोद में हिलाते लाते 1:30 बजे तक सुला देती और ठीक 2:30 बजे जगा देती। जब मेम साहब कुछ बड़ी हुई तो उनकी दादी खाना खिलाकर सुला देती। जब वे मरी तब मेम साहब 15 साल की हो चुकी थी और उन्हें लंच के बाद 1:30 बजे सोकर 2:30 बजे जगने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि अगर ना सो पाती तो सारे दिन अलसाई अलसाई सी रहती। उन्होंने मुझे बताया था कि 1:30 बजते ही उनकी आंखें स्वतः बंद होने लगती हैं और 2:30 बजते ही खुल जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि दोपहर को बिस्तर पर तो क्या, उस कुर्सी के अलावा अन्य कुर्सी पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी जिस पर वे बचपन से सोती रही थी। नौकरानी की बात सुनकर त्रिवेंद्रम को वह घटना याद आ गई जिसमें एक आदमी का बच्चा भेड़ियों के बीच पलने के कारण भेड़िया बन गया था। यानी उसे लगा कि अगर किसी का बचपन संध्या जैसी अवस्था में गुजरे तो ऐसी आदत पड़ जाना मुमकिन है। मगर फिर भी आदत उसे अजीब ही लग रही थी। बोला, यह रहस्य किस किस को मालूम था कि संध्या देवी 1:30 से 2:30 बजे तक सोती हैं? यह कोई रहस्य नहीं था, यह नौकर ने बताया साहब, और मेम साहब के सभी परिचितों को यह बात पता थी ताकि इस 1 घंटे के दरमियान उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अभी त्रिवेंद्रम नौकर से अगला सवाल पूछने ही वाला था कि भंवर वहां पहुंच गया। वह बुरी तरह घबराया हुआ नजर आ रहा था। बोला, ये सब कैसे हो गया इंस्पेक्टर? संध्या कैसे मर गई? आपको कहाँ पता लगा कि यहाँ क्या हो गया है? ऑफिस से, अपनी रिसेप्शनिस्ट से पता लगा मुझे, भंवर कहता चला गया। उसने बताया कि यहाँ से किसी नौकर ने फ़ोन किया था कि कमरे में संध्या की लाश पड़ी है। कहाँ है संध्या? उसकी लाश से आप बाद में मिल सकेंगे, पहले मेरे को सवालों का जवाब दीजिए। क्या मतलब? वह बौखला गया। फिलहाल सबसे ज़्यादा संदेहास्पद स्थिति में आप हैं। मैं? वह मेमिया उठा। मैं क्यों? अलका की वजह से। अलका? भंवर का चेहरा पीला पड़ गया। क्या इस नाम की आपकी एक रखेल नहीं है? अपनी जांग पर लगातार रूल से वार करते हुए त्रिवेंद्रम ने पूछा। वह जिसे आपने एक फ्लैट दे रखा है, वह जिसके पहलू में आपने दिल्ली जाने का बहाना करके पिछली रात गुजारी है, वह जिसके पास 10:30 और 11:30 के दरमियान आपकी बीवी गई थी, और वह जिससे लेकर बाहर से 12 से 12:15 तक अपनी बीवी से आज आपका झगड़ा हुआ था। भंवर को समझते देर नहीं लगेगी। त्रिवेंद्रम को नौकरों से सब कुछ मालूम हो गया है। अतः बात को संभालता हुआ बोला, क्या अलका से संबंध होना और इस इश्यू पर हुए संध्या से झगड़े का मतलब यह है कि हत्या मैंने की है? आपका झगड़ा क्यों हुआ था? संध्या अलका के फ्लैट पर उससे ये कहने गई थी कि वह मेरा पीछा छोड़ दे। ये बात मुझे अलका ने ऑफिस में फ़ोन करके बताई। मुझे गुस्सा आ गया। गुस्से में तुरंत तुरंत यहाँ आ गया। और फिर संध्या ने भी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मेरा गुस्सा शांत होता। उल्टे जोर जोर से चीखने लगी। मैं पागल हो उठा। गुस्से में जाने क्या क्या अनाप शनाप कह गया मैं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि झगड़े के बाद आप कहाँ गए? अपने ऑफिस। मगर फिर हर रोज़ की तरह लंच पर नहीं आए? क्या तुम ये कहना चाहते हो इंस्पेक्टर कि लंच टाइम से कुछ ही देर पहले जिस व्यक्ति का पत्नी से झगड़ा हुआ हो, उसका मूड पत्नी के साथ लंच लेने का रह जाएगा? यानी आपका मूड नहीं हुआ? जी हाँ। फिर भी लंच तो लिया ही होगा। कहाँ लिया? ओबराय कॉन्टिनेंटल में। यानी आपका मूड इतना नहीं बिगड़ा था कि न लंच ना लेते। खैर, लंच आपने अकेले लिया था या किसी के साथ? अकेले। आपके साथ अलका नहीं थी? जी नहीं, आप वेटर से पूछ सकते हैं, वह मुझे अच्छी तरह जानता है। लंच के बाद आप कहाँ गए? करीब 1:45 बजे ऑफिस पहुंचा तो मेरी रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि एक मैसेज दिया। कैसा मैसेज? बताने के बाद भंवर ने कहा, अलका का ये मैसेज मिलते मैं गांधी पार्क पहुंचा। सारा गांधी पार्क छान मारा मगर अलका नहीं मिली। भटकते भटकते 3:15 बज गए। तब मैंने वहां स्थित बूथ से अपने ऑफिस फ़ोन किया। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि काफ़ी देर पहले उसके पास गांधी पार्क के बूथ से अलका का फ़ोन आया था जिसमें उसने पूछा था कि क्या मैं अभी तक ऑफिस पहुंचा हूं। जवाब में जब रिसेप्शनिस्ट ने यह कहा कि मुझे उसका मैसेज दे चुकी है और मुझे गांधी पार्क पहुंच जाना चाहिए, तो उसने यह कहकर संबंध विच्छेद कर दिया कि वह मुझे गाड़ी पार्क करते देख रही है। ओह, फिर? रिसेप्शनिस्ट ने ये सब सुनकर मैं चौंका, और जब उसे बताया कि वहाँ अलका मुझे नहीं मिली तो उधर रिसेप्शनिस्ट चौंकी। उसने कहा, मुझे कुछ गड़बड़ मालूम होती है सर। मैंने पूछा, कैसी गड़बड़?
तब उसने बताया कि अलका के नाम से मैसेज देने वाली आवाज़ उसे ऐसी लगी थी जैसे कोई मर्द नारी स्वर में बोलने की चेष्टा कर रहा। सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। रिसेप्शनिस्ट ने रिसेप्शनिस्ट से संबंध विच्छेद करने के बाद मैंने तुरंत अलका का नंबर मिलाया। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क उठी। कहने लगी कि मैं उसे नेहरू पार्क पहुंचने के लिए कहकर कहाँ गायब हो गया था। वेरी गुड, इंटरेस्टिंग, त्रिवेंद्रम के मुंह से निकला। मतलब ये कि किसी ने तुम्हें और अलका को विपरीत दिशाओं यानी नेहरू पार्क और गांधी पार्क भेज दिया था। मैं अलका की कहानी सुनकर और अलका मेरी कहानी सुनकर चौंक पड़ी। तब उसने कहा कि उसे आवाज़ पर शक हुआ था, किंतु उसने ज़्यादा नोटिस नहीं किया क्योंकि मैसेज ऐसा था जिसे उसके ख्याल से मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं था। फिर क्या हुआ? अलका से बात करने के बाद उलझन और असमंजस में पड़ा मैं गांधी पार्क से अपने ऑफिस लौटा। वहां पहुंचते ही संध्या की हत्या की सूचना मिली। बौखलाया हुआ वह यहाँ पहुंचा तो आपके सवाल और शक का सामना कर रहा हूँ। आप मुझे हत्यारा समझ रहे हैं, मगर यकीन मानो इंस्पेक्टर, मैंने संध्या की हत्या नहीं की। ये सारे हालात, सारी परिस्थितियाँ असल हत्यारे मुझे फ्रेम करने के लिए क्रिएट किए। वे झूठे फ़ोन गवाह हैं कि कोई मुझे फंसाना चाहता है। जानबूझकर मुझे गांधी पार्क भेजा गया। चलो मान लिया कि हत्यारे ने फंसाने के लिए आपको गांधी पार्क भेजा। उसकी मंशा ये रही होगी कि आप पुलिस को वारदात के वक्त की एलिबी न दे सकें। परंतु यहाँ सवाल ये उठता है कि उसने अलका को नेहरू पार्क क्यों भेजा। भंवर कोई जवाब न दे सका, केवल त्रिवेंद्रम के चेहरे को देखता रह गया। हाँ, उसका अपना चेहरा इस वक्त निश्चय ही नील टीनोपाल लगे कपड़े जैसा लग रहा था। कुछ देर तक उसकी अवस्था का निरीक्षण करने के बाद त्रिवेंद्रम ने कहा, अलका को नेहरू पार्क भेजने वाली बात पर बाद में विचार करेंगे। फिलहाल कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि हत्यारे आप नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हत्या की वजह आपके बीच हुआ झगड़ा नहीं बल्कि कुछ और है। जाहिर है। वह वजह क्या हो सकती है? वजह कहकर भंवर ने दिमाग पर जोर डाला। फिर कुछ सोचने के बाद बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता इंस्पेक्टर कि संध्या को किसी ने ना मारा हो, बल्कि मेरे और अपने झगड़े के बाद वह इतनी उत्तेजित हो गई कि खुद ही? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो रिवॉल्वर कहाँ चला जाता? रिवॉल्वर? भंवर चौंका। कौन सा रिवॉल्वर? कहाँ चला जाता? वही जिससे संध्या की हत्या हुई है। भंवर उछल पड़ा। बोला, संध्या की हत्या रिवॉल्वर से हुई है? निसंदेह, त्रिवेंद्रम ने कहा। मगर आप चौंके क्यों? आपके ख्याल से यह हत्या कौन से हथियार से होनी चाहिए थी? मेरा मतलब ये नहीं था। इसलिए नहीं चौंका कि मुझे हत्या किसी अन्य हथियार से होने की उम्मीद थी, बल्कि ये सोचकर चौंका हूँ कि कहीं यह हत्या मेरे ही रिवॉल्वर से तो नहीं हुई। आपका रिवॉल्वर? वह साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर बेड की दराज में रखा रहता है। प्लीज़ चेक कीजिए है कि नहीं। दराज खुली पड़ी और रिवॉल्वर उसमें से गायब है। ओ माय गॉड! भंवर क्या उठा। मतलब ये हुआ कि हत्या मेरे ही रिवॉल्वर से हुई है। अब तो शीशे की तरह साफ है इंस्पेक्टर कि कोई मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। सवाल फिर वही उठता है, हत्या की वजह क्या हो सकती है? साफ साफ नजर आया कि भंवर अपने दिमाग पर जोर डाल रहा है। कुछ देर सोचने के बाद अचानक उसने पूछा, क्या संध्या के गले में नेकलेस है? हाँ है। मगर नेकलेस के बारे में आपने क्यों पूछा? दरअसल वह नेकलेस संध्या की हत्या की वजह हो सकता है, क्योंकि लोग उसे 50 लाख का समझते हैं। संध्या भी ऐसे ही समझती थी। क्या मतलब? त्रिवेंद्रम चौंका। मैंने वह नेकलेस संध्या को गोल्डन नाइट प्रेजेंट के रूप में दिया था। उसे बताया था कि वह 50 लाख का है। वह लोगों को उसकी यही कीमत बताती थी और लोग आराम से यकीन भी कर लेते थे। शायद इसलिए क्योंकि मेरी हैसियत अपनी बीवी को 50 लाख का नेकलेस पहनाने की है। संध्या या किसी अन्य ने कभी शक नहीं किया कि वह डुप्लीकेट डायमंड्स का बना हो सकता है। यह सच्चाई है इंस्पेक्टर कि संपन्न लोग कांच पहने तो लोग हीरा समझ लेते हैं। लोगों की इसी मेंटेलिटी के कारण वह 50 लाख का समझा जाता है, जबकि भेद खुलने के डर से मैं उसे ज़्यादातर लॉकर में रखता था। इस बहाने के साथ कि इतना महंगा नेकलेस हर समय पहने रहना रिस्की है। जब भी कोई विशेष अवसर होता तभी मैं उसे लॉकर से निकालता, कारीगर से पॉलिश कराता और लाकर संध्या को दे देता। यही कारण था कि देखने वालों को वह हमेशा जगमगाता नजर आता। बात कुछ समझ में नहीं आई। त्रिवेंद्रम ने पूछा, जब आपकी हैसियत 50 लाख का नेकलेस पहनाने की है तो अपनी बीवी को आपने डुप्लीकेट नेकलेस क्यों पहना रखा था? हैसियत ज़रूर है इंस्पेक्टर, मगर आप भूल रहे हैं कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। 50 लाख की नेकलेस जैसी चीज़ खरीद कर डेड कर देने में मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास 50 लाख को बिजनेस में लगा करोड़ों कमाने में। तब कम से कम आपको अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कई झूठ ऐसे होते हैं इंस्पेक्टर जो मजाक करने के लिए बोले जाते हैं, मगर उसके बाद हालात कुछ इस तरह चेंज होते हैं कि आदमी सच्चाई नहीं बता सकता। नतीजा ये होता है कि वह झूठ सच बनकर रह जाता है। यानी सुहागरात को नेकलेस संध्या को देते वक्त मैंने मजाक में उसकी कीमत 50 लाख बताई थी। सुबह को सच्चाई बताने का अवसर ही नहीं मिला। जब सोकर उठा तो पाया कि संध्या बेड पर नहीं बल्कि ड्राइंग रूम में
और कुछ देर पूर्व आई अपनी मम्मी और कुछ सहेलियों को गर्व के साथ इतरा इतरा कर नेकलेस के बारे में बता रही है। उस दृश्य को देखने के बाद जब भी संध्या को सच्चाई बतानी चाहिए तभी इस ख्याल ने जीभ में ताला लटका दिया कि संध्या के दिल को चोट पहुंचेगी, उसकी मम्मी और सहेलियों में हमारी खिल्ली उड़ेगी। तो आपके ख्याल से वह नेकलेस संध्या की हत्या की वजह हो सकता है? हो सकता था, क्योंकि लोग उसे 50 लाख का समझते हैं, मगर जब वह संध्या के गले में है तो बात ही खत्म हो गई। हत्या का कारण वह नहीं हो सकता। और कोई कारण सोचिए। समझ में नहीं आता कि किसी ने संध्या की हत्या क्यों की होगी। एक गंदली आंखों वाले इंस्पेक्टर के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे वह पर्दाफाश करने के मूड में आ गया हो। बोला, मगर मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है मिस्टर भंवर, सब कुछ। ये भी कि आपको फ्रेम करके हत्यारा मुझे कौन सी लाइन दौड़ाना चाहता है, मगर मैं उस पर दौड़ूंगा। अगर वह ऐसा सोचता है तो महामूर्ख है। उसे मालूम नहीं होगा कि त्रिवेंद्र वह नहीं सोचता जो हत्यारा सुचवाना चाहता है, बल्कि वह सोचता है जो हत्यारे ने नहीं सोचा होता। मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मैं हत्यारे की कल्पना पर यह मानकर कुठाराघात करता हूं कि आप हत्यारे नहीं हैं, बल्कि वास्तव में फ्रेम किए गए। अब सवाल उठता है कि फ्रेम किसने किया। जवाब स्पष्ट है। आपको फ्रेम केवल ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसे आपके अलका और संजय के बीच चल रहे सॉरी जिसे आपके अलका और संध्या के बीच चल रहे तनाव या झगड़े की जानकारी हो, और कम से कम इस वक्त तक मेरी नज़र में ऐसा केवल एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? त्रिवेंद्र मुस्कुराया। बोला, नाम सुनकर आप चौंक पड़ेंगे। वह सोच भी नहीं सकता कि कुछ देर बाद मैं उसे गिरफ्तार करने वाला हूँ। कौन है वह? प्लीज़ बताइए। वह मेल नहीं, फीमेल है। फीमेल? नाम अलका होना चाहिए। अलका? भंवर के मुंह से सचमुच चीख निकल गई। मारे हैरत के पागल सा होता हुआ कहता चला गया, नहीं नहीं इंस्पेक्टर, अलका ने यह हत्या नहीं की हो सकती। वजह? अगर यह काम उसका होता तो भले ही चाहे जिसे फ्रेम करती, मगर मुझे नहीं करती। क्यों? आज हालात ये हैं कि वह जो भी मौज मस्ती ले रही है वह सब मेरी वजह से। मेरे फ्लैट में रहती है, मेरा खाती है और मेरा पहनती है। अगर मैं ना रहा तो वह सड़क पर पहुंच जाएगी। आप यही कहना चाहते हैं ना कि कोई शख्स उस शख्स को फ्रेम क्यों करेगा जिसकी वजह से आज वह आबाद है और उसके ना रहने पर बर्बाद हो जाएगा? क्या इस तर्क में जान नहीं है? ज़रूर है। और यही तर्क आपको फ्रेम करते वक्त अलका के दिमाग में भी रहा होगा। उसने ये सोचा होगा कि अगर पुलिस का ध्यान उसकी तरफ आता भी है तो यह तर्क उसे बेदाग साबित कर देगा। मगर मज़े की बात यह है मिस्टर भंवर कि ऊपर से देखने पर इस तर्क में जितनी जान नज़र आती है उतनी वास्तव में है नहीं। यदि हम गहराई तक सोचें तो आपको फ्रेम करके अलका को नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। वह कैसे? कल्पना कीजिए कि मैं आपको हत्यारा मानकर गिरफ्तार कर लेता हूँ। कब तक जेल में रहेंगे आप? कल, परसों, या ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते भर में जमानत पर नहीं छूट जाएंगे? ज़रूर छूट जाऊंगा, मगर संध्या की हत्या का केस तो मुझ पर चलेगा ही। भले ही चलता रहे। केस के फैसले 1-2 साल में नहीं, दसियों साल में होते हैं। और फिर आपकी हैसियत तो दुनिया के अंतिम कोर्ट तक जाने की। ये बात अलका जानती है। कहना क्या चाहते हो? मान लीजिए कि आप जमानत पर छूट कर आते हैं। ज़्यादातर परिचित अपनी बीवी का हत्यारा समझकर आपसे कटते हैं, रूखा व्यवहार करते हैं। दुनिया में एकमात्र अलका है जिससे आपको प्रेम, सहानुभूति और मृदु व्यवहार आदि वह सब कुछ मिलता है जिसके आप भूखे हैं। जाहिर है कि आप उसके निकटतम पहुंच जाएं। आपको ये लगेगा कि केवल अलका को आपसे सच्ची मोहब्बत है, बाकी सब मतलब के यार थे। आप वह कल्पना तक नहीं कर सकते कि आपको फ्रेम करने वाली अलका ही है। नतीजा ये होता है कि केस चलने वाले सालों के दरमियान ही वह आपसे शादी कर लेती। बैठे बिठाए बन गई करोड़पति की बीवी। अब पहली बात तो यह है कि इस बात को अलका जरूर समझती होगी कि तुम अपनी संपन्नता के बूते पर कानूनी लड़ाई जीत लोगे, यानी जब भी फैसला होगा बाइज्जत बरी होगे। मान लिया कि नहीं होते, छोटी मोटी सज़ा या ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद हो ही जाती है। क्या उसने ये नहीं सोचा होगा कि मुझे फांसी भी हो सकती है? फांसी की सज़ा इतनी आसानी से नहीं होती। और मान लिया कि उसने ये भी सोचा हो, तब भी जब आप फांसी पर चढ़ते तो वह एक करोड़पति विधवा होती, वह जो आज सिर्फ एक बाजारू औरत है। हे भगवान, अलका ने इतनी दूर तक सोचा होगा। योजना बनाकर मर्डर करने वाले इससे भी ज़्यादा दूर तक सोच जाते हैं। मगर ये सब अलका ने किया किस तरह होगा? एक वही शख्स है जिसके लिए सब कुछ करना आसान था। त्रिवेंद्रम कहता चला गया। अलका पिछले काफ़ी टाइम से इस फिराक में होगी कि कब उसे मौका मिला जब तुम्हारा और संध्या का ज़बरदस्त झगड़ा करा सके। ऐसा कराना तुम्हें फ्रेम करने के लिए ज़रूरी था। आज जब संध्या फ्लैट पर गई तो उसे मौका मिल गया। तुम्हें चढ़ा दिया उसने, तुम लड़ पड़े। तुम्हारे दूसरे सभी परिचितों की तरह उसे भी मालूम होगा कि 1:30 से 2:30 तक संध्या सोती है। भरा हुआ रिवॉल्वर दराज में रखा रहता है और बैक लॉन वाली खिड़की खुली रहती है। जानती थी ना? भंवर ने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बीवी का नशा के चौथे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद।